नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके जीएस पोर्शन की तैयारी कराऊंगा। आज हम सीधे पढ़ाई लिखाई पर चर्चा न करते हुए आज हम जानेंगे कि जीएस क्या है, इसके बारे में मोटा मोटा जानेंगे और दूसरी बात ये जानेंगे किसी प्रश्न पत्र को हल करने में या जब हमको कोई प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में मिलता है उनको हम किन किन तरीकों से अपनी सुविधानुसार हल करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन दो चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद कल से हम अपनी पढ़ाई पे आएंगे। चलिए सीधे आते हैं, बताते हैं। वैसे तो जीएस से सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं जीएस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा अपने उन परीक्षार्थियों के लिए या उन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए जो इस जीएस प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल नए हैं। जीएस क्या है? वैसे जीएस को तो ज्ञान का महासागर कहा गया है, लेकिन अगर हम अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं या इनको हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका पॉलिटी। हमारे यहाँ जो आता है वो क्या आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हमारी आती है हिस्ट्री। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। फिर आता है जियोग्राफी का पोर्शन। जियोग्राफी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडियन जियोग्राफी और दूसरा हमारा आ जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है हमारे यहाँ? इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है। इसमें अगर हम करंट अफेयर्स के पोर्शन को जोड़ दें तो हमारे यहाँ जो टोटल पूछा जाता है, मान लीजिए अगर जीएस से 100 प्रश्न पूछे गए हैं तो ये मान के चलिए कि 95% प्लस जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इन्हीं पोर्शन से पूछे जाएंगे। सॉरी, मैंने इसमें साइंस इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए आप उसको मान सकते हैं 80 to 85%। जी हाँ, अगर इसमें मैं साइंस इंक्लूड कर दूं तो 90 to 95% पहुंच सकता है। क्योंकि मैंने इसमें अभी साइंस नहीं इंक्लूड किया है इसलिए 80 to 85% हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए जीएस क्या है। हमारे यहाँ जो जीएस से सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो है जो पूछे जाते हैं वो है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री जिसमें से कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पूछी जाएगी। तीसरी आ जाती है हमारी जियोग्राफी, जिसमें जो 2 पार्ट्स है, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। फिर आती है हमारी इकोनॉमी जो कि इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, प्लस करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आप किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों को किन किन तरीकों से सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? इसका पहले मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है और आपको उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इसको हम 4 तरीके से सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा टाइप और ये हो गया चौथा टाइप। ऊपर के जो ये हैं ये दोनों आपके हमेशा 100% की आपको श्योरिटी देते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने पूछा
भारत की राजधानी बताइए। ए बता दिया मैंने आपको भोपाल, बी बताया मैंने आपको काठमांडू, सी बताया मैंने आपको दिल्ली, और डी बताया मैंने आपको श्रीलंका। अब आपको पता है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। आपने सीधे क्या किया, सी को टिक किया, और ये आपका 100% श्योर है कि सही है। ऐसे लगभग आप 50 से 60% क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। समस्या ये होती है कि आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के बाद बहुत ज्यादा, चूंकि वहां पर दबाव होता है, लगभग 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन के आसपास करने होते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। आप हड़बड़ी में इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले आते हैं और इन टाइप के क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर देते हैं, और आपका क्या होता है, आप बस 50 से 60% में सिमट कर रह जाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालते हो और थोड़े से अपने आंखों को खुला रखते हो, तो आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, कर लेते हो। और ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ये कौन से तरीके होते हैं, मान लीजिए मैंने पूछा भारत की राजधानी क्या है। चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं। हम पूछते हैं आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन आपका हो गया ईटानगर, और डी ऑप्शन आपका हो गया मुंबई। आपने क्या किया, पहली नजर में आपने क्वेश्चन को देखा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ना आपने कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है मान लीजिए, और ना उसकी राजधानी के बारे में तो आप जान नहीं, या अरुणाचल प्रदेश का नाम भी सुना है तो आपने कभी उसकी राजधानी के बारे में गौर नहीं किया। तो होता क्या है, आप इतनी जल्दी में होते हो या प्रेशर इतना होता है वहां पर कि आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखे बिना ऑप्शन को देखे हुए आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए और आपका ये क्वेश्चन छूट गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसमें शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दीजिए। हुआ क्या, पहला ऑप्शन मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा, इसने कहा राजधानी, मैंने देखा दिल्ली, ये भारत की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं हो सकती। दूसरा है लखनऊ, आपको पता ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ नहीं हो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं हो सकती। अब आप तीसरे पर आते हो ईटानगर, आपने इसका नाम नहीं सुना या नाम सुना है, आप कंफर्म नहीं हो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ही है। चौथे पर आते हो मुंबई, ये आप जानते हो कि ये है महाराष्ट्र में, ये भी कट हो गया। 3 को आपने हटा दिया तो चौथा क्या हुआ, अपने आप सही हो गया। ये दूसरा मेथड है, इसमें भी आपके क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। तो ऐसे लगभग अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप 3 ऑप्शन को आराम से हटा लेंगे और चौथा ऑप्शन आपका जो बचेगा वो अपने आप सही हो जाएगा। इस तरह से आप अपने लगभग 5 से 6% नंबर बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, ये आपका होता है, मान लीजिए सेम आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सारे सेम है। अब हम इसमें शॉर्ट लिस्ट करना शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, आपको नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, बिल्कुल भी नहीं पता आपको, ठीक है। आप आते हो दिल्ली पर, आपको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है, आपने इसको हटा दिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लखनऊ पर गए, लखनऊ आपको पता है यूपी की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की नहीं हो सकती। अब आप आते हैं ईटानगर पे, ईटानगर भी आपको नहीं पता है किस खेत की मूली है। फिर आप आते हो मुंबई पे, मुंबई के बारे में भी आपको कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पर मामला आ जाता है आपका 50-50 का, यानी अभी तक अगर आप इसको ऐसे ही मार देते बिना ऑप्शन को सॉर्ट आउट किए तो इसमें आपका क्या होता, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। लेकिन आपने 2 ऑप्शन हटा दिए हैं,
अब आपका क्या हुआ, सही गलत होने के ऑप्शन को चांसेस क्या हो गए, 50% आपके माइनस हो गए, कम हो गए। यानी यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। अगर 1/4 है माइनस मार्किंग या 1/3 है, इस केस में आप हमेशा फायदे में रहेंगे। अगर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं तो आप ये मान चलिए आप हमेशा फायदे में रहेंगे। तो अगर माइनस मार्किंग है आपके एग्जाम में 1/4 या 1/3 है, 1/2 भी है, तो मेरी राय होगी कि आप इसको जरूर टच कीजिए। इसमें क्या है, अब आप या तो इसको लगाओगे या तो इसको लगाओगे, ठीक है। तो आप किसी को भी लगा दोगे, ए या सी या डी में से कोई भी लगा दोगे, आपके सही होने के चांसेस लगभग 50% हो जाएंगे। माइनस मार्किंग में आप इन तीनों को आराम से टच कर सकते हैं और आपके नंबर इन तीनों में ही बढ़ेंगे। इसमें भी लगभग आप 3 से 4% क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन आता है, ये उन लोगों के लिए है या उस एग्जामिनेशन के लिए जिनमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें भी सेम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको पता है दिल्ली नहीं हो सकता क्योंकि भारत की राजधानी है, लेकिन आपको लखनऊ किसकी राजधानी ये नहीं पता, ईटानगर किसकी राजधानी है ये भी नहीं पता, मुंबई किसकी राजधानी ये भी नहीं पता। यहाँ पर आपने क्या किया, 25% आपने गलत होने के चांसेस कम कर लिए। यानी आपके सही होने के चांसेस क्या हो गए, लगभग 75% है, ठीक है। सॉरी 75% नहीं, लेकिन गलत होने के चांसेस आपने 25% कम कर लिए हैं। अब क्या होगा, अब आप 3 में से किसी एक को सही लगा सकते हो। अगर आप ऐसे 3 क्वेश्चन मान के चलिए करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही भी हो जाता है तो आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना। अब हम आपको कल से भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।